Hello everyone, good morning. In last video we will start chapter 3 in that we covered some topics. So today we will continue this chapter. So let's start. Okay? The topic is source of information. The Chola inscriptions आता है इसके अंदर. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की सूचना के स्रोत क्या थे हमारे. चोला इंस्क्रिप्शंस में चोला के शिलालेख क्या हैं कि ये इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं और इनसे ही हमें पता लगा है कि चोला जो डायनेस्टी थी उसने किस तरीके से हम लोगों को मालूम पड़ा है कि चोला डायनेस्टी थी और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट या इवेंट्स किए हैं अपने रूल के दौरान. इसमें हमें जो फर्स्ट मिला है द चोला इंस्क्रिप्शन कर्व्ड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड द stone wall of temple are our main sources of information about the Chola dynasty. तांबे की प्लेटों पर उकरे गई चोला इंस्क्रिप्शन एंड टेम्पल की स्टोन वॉल चोला डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे मेन सोर्सेज हैं. उन्होंने अपनी आर्मी मिलिट्री अचीवमेंट पर कुछ डिटेल दी, जैसे लैंड ग्रांट्स जिसे हम बोलते हैं भूमि अनुदान का विवरण, टैक्स कलेक्शंस, डोनेशंस जिसको हम दान बोलते हैं, विलेज असेंबली जो ग्राम सभाएं होती हैं, ट्रेड, इरिगेशन सिस्टम जो सिंचाई प्रणाली थी वो किस तरह की थी, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें उस पर इंस्क्रिप्शंस पर लिखी गई थी. तो इस पर कुछ लाइट डाली है उन्होंने, कुछ रोशनी डाली है उन्होंने. कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन का यूज़ किंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड कंक्विस्ट जो जीत हासिल की थी उनका रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता था उस दौरान. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, प्राइमरी सोर्सेज. जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो क्या कहते हैं. राजेंद्र चोला जो कि एक रूलर थे चोला डायनेस्टी के, से संबंधित 11वीं सेंचुरी के इस इंस्क्रिप्शन में एक वैदिक पाठशाला का मेंशन है. वैदिक पाठशाला का मेंशन किया गया है जो टेंपल में मौजूद थी, जो एक टेंपल के अंदर मौजूद थी. स्कूल में ऋग्वेदा, यजुर्वेद और ग्रामर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उस दौरान. ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टोन वॉल इन ए टेंपल. टेंपल के अंदर जो स्टोन वॉल मिली है किस तरीके से उसके ऊपर खुदाई करके कुरेद के लिखा गया इंस्क्रिप्शन, शिलालेख जो लिखे जाते थे. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में देखिए आप, एक विशाल रिंग पर कॉपर प्लेट का एक साथ रखी जाती थी और उस पर शाही मोहर यानी रॉयल सील लगाई जाती थी. इसमें क्या होते थे, कुछ कॉपर प्लेट्स को एक्सीडेंटली से डिस्कवर किया गया था, अचानक से डिस्कवर किया गया था. ठीक है, से डिस्कवर किया गया था किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या कह सकते हैं प्लगिंग फील्ड जैसे खेत की जुताई करते हैं के समय ज़मीन का उपयोग करने के लिए जैसे करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए किया गया था इनका. आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, आपने देखा कि एक रिंग है, रिंग के ऊपर रॉयल सील लगी हुई है. ठीक है ना, मोहर लगी हुई है. और ये खुदाई के दौरान मिली हैं हम लोगों को, डिगिंग के दौरान मिली हैं हम लोगों को. तो इससे पता चला है कि जो चोला डायनेस्टी थी उनकी जो मोहर थी किस टाइप की थी और जो उनके इंस्क्रिप्शंस थे वो किस टाइप से या किस पर लिखे जाते थे. तो 2 एविडेंस मिले हमें. किस में मिले, एक तो हमें स्टोन वॉल्स पर मिले, टेंपल की जो स्टोन वॉल थी वहाँ पर मिले हमें इंस्क्रिप्शंस, और कहाँ पर मिले, कॉपर प्लेट्स पर लिखे हुए मिले. ठीक है, दोनों ही हमारे पास हैं. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, हमने चोला के बारे में जाना है, किस तरीके से चोला वर्क करते थे, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किए अपने लाइफ में, क्या क्या इवेंट्स हुए वहाँ पर, वहाँ के रूलर कौन थे. ठीक है ना, कहाँ से हमें सूत्र मिले हैं, सोर्स मिला है, हमें कहाँ से पता चला है कि चोला भी एक डायनेस्टी थी. अब आते हैं कि हम चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो किस तरीके का था. चोला के पास एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वाला एडमिनिस्ट्रेशन था. हालांकि वह बहुत स्ट्रॉन्ग था. उसने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वर्क किया था चोलास ने. उन्होंने पर्सनली अपने लोगों के वेलफेयर और अपने राज्य का दौरा किया था. वेलफेयर भी किया था उन्होंने, और वहाँ की जो किंगडम थी उसका दौरा भी करते रहते थे वो टाइम टाइम पर, जिससे कि पता लग सके कि क्या हमारे किंगडम में सब कुछ ठीक है. जो किंगडम थी मंडलम नामक प्रोविजंस में डिवाइड किया गया था उनको. ईच मंडलम अंडर द चार्ज ऑफ ए गवर्नर. हर मंडलम को चार्ज दिया गया था गवर्नर को. हर मंडलम का जो चार्ज था वो किसके पास था, गवर्नर के पास था.
मंडलम को बनारस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। एवरी मंडलम में कई विलेजेस थे, बहुत सारे विलेजेस थे वहाँ पर, ठीक है ना। और क्या था वहाँ पर, द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेज नोन एज नाडू या कुर्रम। जो हर एक विलेज था, जो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे विलेज के, उनको नाम दिया गया नाडू या कुर्रम के नाम से उनको जाना गया उस दौरान। ईच विलेज हैज़ ए सभा, हैड ए सभा। तो हर विलेज के अंदर क्या होता था, एक सभा होती थी, उसको शासित किया जाता था उसके द्वारा। कांची, तंजौर एंड पुहार आर इम्पोर्टेंट टाउन्स थे उस दौरान। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, विलेज असेंबलीज। विलेज असेंबलीज चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर विलेजेस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम पर कार्य करते थे। एवरी विलेजेस हैड 2 असेंबलीज। एवरी विलेज की क्या थी, 2 असेंबलीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उर या आम ग्रामीण की सभा, आम सभा जिसको हम कॉमन विलेजर्स के लिए होती थी, वो उर बोला जाता था उसको। और एक सभा होती थी सभा ब्राह्मणों की सभा, इसमें विद्वान लोग शामिल होते थे एंड सभी का सम्मान करते थे वो लोग, उनको सम्मानित रेस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। फिर आता है इन असेंबलीज में विलेजेस के बारे में चर्चाएं होती थी। सभाएं किस लिए होती हैं, जो भाई जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ की वेलफेयर के लिए काम किया जाए, वहाँ की अच्छी सुव्यवस्था की जाए, वहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से चल सकें। तो इन असेंबली में विलेजेस की इरिगेशन, जो सिंचाई का काम होता है, बिल्डिंग बनाना होता है ना, और रिपेयर ऑफ कैनल्स, जो नहरों की रिपेयर की जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। और जो था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो विवाद चलते रहते थे उनका निपटारा करने के लिए उप समिति वहाँ पर गठित की गई थी, बनाई गई थी, वहाँ फॉर्म की गई थी, वहाँ पर उप समिति, सब कमेटीज़ बनाई गई थी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है कि जो राजा होते थे उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होती थी। तो 2 टाइप से उनको इनकम होती थी, आय के मुख्य स्रोत जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू होता था जो हम एग्रीकल्चर से लेते थे, खेतों से लेते थे, किसानों से, पीजेंट से लेते थे। तो जितना भी प्रोड्यूस होता था क्रॉप का, वो उसका 1/3 पार्ट लेते थे लोग। तो इससे उनका क्या होता था, आय का स्रोत बनता था वो। दूसरा, ट्रेड से भी वो टैक्सेस फॉर ट्रेड, और ट्रेड पर भी क्या लगाते थे, टैक्सेस, वो उनको देना पड़ता था, ठीक है। किंग ने नियमित रूप से लैंड से उपज का आकलन करने के लिए अपने कंट्रोल का सर्वे किया। उन्होंने कभी कभी बाढ़ या अकाल में टैक्स को भी माफ़ कर दिया था। तो ये उनकी दया थी कि वो इस तरीके से सोचते थे, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी लोगों की, वहाँ के पीजेंट्स की। आर्मी एंड नेवी, जो उनकी आर्मी और नेवी थी वो किस टाइप से वर्क करती थी, ठीक है ना। तो सेना और नौसेना कैसी थी उनकी। चोलास के पास पावरफुल आर्मी के हॉर्सेस, जैसे हॉर्समैन, घुड़सवार, हाथी वाहिनी, एलिफेंट क्रॉप्स थे, धनुर्धर आर्चर्स थे, एंड बहुत सारे पैदल चलने वाले सैनिक भी थे उनके पास। उन्होंने अपनी आर्मी एंड अरेबिया से बेस्ट हॉर्सेस को इंपोर्ट करने और उनके मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था उस दौरान। उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी ने उन्हें कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट एंड बंगाल की खाड़ी पर अपने आप एस्टेब्लिश कर दिया था, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, उनके पास सारे इक्विपमेंट थे सारे जीतने के लिए। और इसलिए भी था क्योंकि उनके, और उसे बनाए रखने के लिए हेल्प भी की थी उन्होंने। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी एशिया एंड सदर्न चाइना के दूर दराज के कंट्री के साथ ट्रेड रूट के प्रोटेक्ट कर सकती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुइज्म, ये पहली बार था कि जो हिंदू धर्म था वो पूरे एशिया में फैल गया था। किसके थ्रू फैला था, चोला डायनेस्टी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चोला ट्रेड। अब चोला का व्यापार कैसा था, साउथ ईस्ट इंडिया के साथ फलता फूलता व्यापार। साउथ चाइना ने चोला को समर्थक बनाया। व्यापार की इम्पोर्टेंट आइटम जैसे ब्रॉकेट है, चंदन की लकड़ी है, हाथी दांत हैं, है ना, और क्या था, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, चैम्फोर यानी कपूर, कांच के बर्तन, जो ग्लासवेयर होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह, ये थे सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आइटम थे व्यापार करने के लिए, ये किए जाते थे। उनके मेन सी पोर्ट कावेरी
पट्टिनम एंड नागपट्टिनम थे, उनके जो मेन सी पोर्ट थे वो ये थे। ट्रेड से भी क्रॉप्स का ग्रोथ हुआ था, जो ट्रेड था उनका भी क्या हुआ था, क्राफ्ट का ग्रोथ हुआ था, जो कलाकारी थी उनकी उसका ग्रोथ हो गया था, जो काम था उनका आर्ट थी। एक्सपेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विस्तार कैसे हुआ था, ट्रेड से अर्न मनी को एग्रीकल्चर में लगाया जाता था, जो भी ट्रेड से मिलते थे पैसे उन्हें एग्रीकल्चर में लगाते थे। ग्रोइंग पॉपुलेशन का सपोर्ट करने के लिए चोला किंग्स ने एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए स्टेप लिए थे, कुछ स्टेप भी उन्होंने लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर लैंड को, ज़्यादा लैंड को उन्होंने क्या किया, समतल लेवल्ड कर दिया था, मतलब इकट्ठा सपाट कर दिया था। एंड ग्रोइंग क्रॉप के लिए फॉरेस्ट को भी क्लियर कर दिया था। एग्रीकल्चर एंकरेज करने के लिए उन्होंने ग्रांट्स जो थे, अनुदान जो थे दिए थे बहुत सारे। मोर एरियाज़ को, बहुत सारे एरियाज़ को एग्रीकल्चर के दायरे में लाने के लिए एक वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया था, जिससे कि राजेंद्र चोला ने इरिगेशन के लिए, वाटर की सप्लाई के लिए जो कैनल्स थे के नेटवर्क के साथ में आर्टिफिशियल लेक की भी बुल्ड कराए थे। तो राजेंद्र जो थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया था, ठीक है ना। उन्होंने कावेरी एंड अदर रिवर्स पर डैम्स बनवाए एंड खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कैनल्स भी प्रोवाइड कराए थे। कैनल्स जो होते हैं वो भी उन्होंने क्या कराए थे, प्रोवाइड कराए थे। दे डग वेल्स, उन्होंने कुएं खोदते थे वो। एंड टैंक्स, जो तालाब थे उनको बुल्ड कराया, और जो रेनफॉल का वाटर था वो वहाँ पर कलेक्ट करते थे, जिससे कि इरीगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्लडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए जो थे तटबंध बनवाए थे उन्होंने, जिसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं, वो बनवाए थे उन्होंने। तो ये सारे अचीवमेंट थे जो उन्होंने किए इरीगेशन के लिए, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।